हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी पीएच कैलकुलेशन ऑफ द वीक एसिड और वीक बेस सॉल्यूशन। हमने दो केसेस केस 1 केस 2 बताए थे। फिर ये भी कहा था कि केस 1 केस 2 डायरेक्टली ना जाएं, आप पहले अप्रॉक्सीमेट अल्फा कैलकुलेट करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर वो 0.1 के बराबर या उससे कम आ जाता है तब तो आप केस 1 के हिसाब से अल्फा को इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और फॉर्मूला भी लगा लो वीक एसिड की पीएच का, मोनोप्रोटिक एसिड की पीएच का, pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। बट अगर अल्फा की वैल्यू 0.3, 0.4, 0.5 या 0.1 से अच्छी खासी ज़्यादा आती है तो फिर तो आपको केस 2 पे जाना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। थ्योरी तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में वर्चुअली सब क्वेश्चन ही तो होते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लो, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि 2 × 10⁻⁻²m एक्वस, मान लो ये बोल दिया HCOH सॉल्यूशन, ठीक है। K दिया हुआ है HCOH का, मान लो 10⁻⁻⁵। दिस इज द वैल्यू गिवन। और लार्जर वैल्यू ले लो, होती है थोड़ी लार्जर वैल्यू, 5 × 10⁻⁵। ये K दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट pH, सेकेंड अल्फा ऑफ HCOH, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस एंड लास्ट वाटर का इक्विलिब्रियम भी तो एस्टैब्लिश्ड होगा, तो अल्फा ऑफ वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा केयरफुली चेक करना है आपको ये किस तरीके से। अच्छा, ये बाकी का क्वेश्चन तो एकदम आसान से ही है, फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। अब चूंकि मुझे केवल पीएच नहीं पूछा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना नहीं चाहूंगा, मैं पूरा तोड़ के लिखूंगा। तोड़ के कैसे? इस टाइप से आप HCOOH ये डिसोशिएट हुआ तो HCOO माइनस एंड H प्लस। मान लो ये एक्वस है, ये एक्वस और ये एक्वस, राइट। K की वैल्यू 5 × 10⁻⁻5 है। अब जरा एक काम करो, कंसंट्रेशन कितनी? 0.02 m। मान लो इसमें से X खर्च हुआ, X बना इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, यही हुआ। अब एक बात ध्यान दो जरा, एक बार ये तो देखो कि अल्फा अप्रॉक्सीमेटली कितना है। तो अल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमने बताया भी था ये x उड़ाना है, x को इग्नोर करना है, तो अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1। तो अल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वीक एसिड है तो K/C से जरा कैलकुलेट करके देख लो साइड में, राइट में कितना? 2 × 5 × 10⁻⁻5 2 × 10⁻⁻2, तो √2.5 × 10⁻⁻2 -3, 25 × 10⁻⁻4, तो कितना हो गया? 5 × 10⁻⁻2 विच इज 0.05। ऑफ कोर्स 0.05 इज लेस देन 0.1। ऑफ कोर्स 0.05 इज लेस देन 0.1। तो आपने इस तरीके से जब कैलकुलेट किया तो आपको ये मालूम पड़ा कि अल्फा तो काफ़ी कम है, 0.1 से अच्छा खासा कम है। x को उड़ा सकते हो, सो x कैन बी इग्नोर्ड। सो व्हाट इज K? K इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻5। फॉर्मिक एसिड का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवाओ तो कितना? x × x/0.02। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई x² इज इक्वल टू 5 दूनी 10, बल्कि 0.1 10⁻⁻6, तो x की वैल्यू 10⁻⁻3 आ गई। x की वैल्यू 10⁻⁻3, बस ये वैल्यू आ गई। तो बस एक आंसर तो क्या हो गया? pH कितना हो गया? फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज pH? H प्लस कंसंट्रेशन x के बराबर ही तो है, देख लो ये रही। सर वाटर से भी तो आएगा H प्लस। अरे कितना आएगा? आपको पता है कि अगर किसी दूसरे सोर्स से कंसंट्रेशन H प्लस की 10⁻⁻3 का ऑर्डर है तो ऑब्वियसली वाटर से आने वाले H प्लस को इग्नोर कर देते हैं। वाटर से आने वाला H प्लस इग्नोर जब ही करते हैं जब
किसी दूसरे सोर्स से आने वाली H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 m से कम हो। ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये कितनी 10⁻³ m। सो व्हाट इज pH? 3। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। लो मैं कर ही लेता हूँ। 2.5 × 10⁻³ 25 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻²। हाँ ठीक है। एंड दिस इज x² = 5 दूनी 10.1 10⁻⁻6। हाँ ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन में? व्हाट इज द अल्फा ऑफ HCOH? फॉर्मिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैं बता भी चुका हूं, सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है? कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था। कितना खर्च हुआ? x। कितना लिया था? 0.02। x की वैल्यू कितनी? 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻², तो 0.5 × 10⁻⁻1, तो 5 × 10⁻²। हाँ लेकिन हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। सो लाइक दैट यू फाइंड आउट, आ गई ये वैल्यू, यही आंसर है। एंड थर्ड वन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन? ऑब्वियसली फॉर्मेट आयन कितना हो जाएगा? x के बराबर है, और x की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 10⁻³ m। एंड द लास्ट पार्ट, ये है मेन, ये है थोड़ा ध्यान से सुनने वाला। चलो सॉल्व तो करो। आप जरा जोर लगाओ इस पे, लास्ट वाले पार्ट पे, कि अगर करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे। डू इट। किया? चलो भाई ये यहां इसको हटा देता हूं। चलिए लास्ट पार्ट पर आए। कौन? ये थर्ड पार्ट। थर्ड तो फॉर्मेट आयन पूछा था। हाँ फोर्थ पार्ट। अब वाटर का इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश्ड हमेशा रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टेब्लिश्ड रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू H+ एंड OH-। अब ये तो जानते ही हो आप, 1000/18 दिस इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब वाटर में से मान लो कुछ, अब x तो हमने यूज कर लिया वेरिएबल, चलो y यूज कर लो। मान लो y टूटा, क्या बना? y। क्या बना? y। ये y तो H+ कंसंट्रेशन वाटर से आई है, बहुत कम आई होगी, कॉमन आयन इफेक्ट। बट H+ मेजरली कहां से आया? फॉर्मिक एसिड से। और कितना आया? x की वैल्यू कितनी थी? 10⁻³ तो मेजरली ये 10⁻³ यहां से वैल्यू आई। अच्छा ठीक है। अब एक बात तो ध्यान दो, y इज मच लेस देन 10⁻³ m। क्यों सर ये कैसे कह दिया आपने? जरा सुनियो, लिखना बंद करो, जरा सुनो इधर। प्योर वाटर टूटता, मान लो ये फॉर्मिक एसिड ना होता, प्योर वाटर अगर डिसोशिएट होता तो बताओ H+ कंसंट्रेशन वाटर से कितना आता? 10⁻⁷। और कॉमन आयन इफेक्ट के चलते एसिड या बेस कुछ भी मिला दोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट के लगते वो 10⁻⁷n से भी कम आएगा। H+ जो वाटर से आ रहा है अब वो 10⁻⁷ से भी कम आएगा। हो सकता है ये y की वैल्यू 10⁻⁸ हो, 10⁻⁷ हो। तो 10⁻⁷ प्लस 10⁻³ अरे कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है, आसानी से y उड़ा सकते हो। समझ गए y क्यों उड़ाया है? इन कंपैरिजन टू 10⁻³ m, क्योंकि y की वैल्यू 10⁻⁷ m से भी कम होगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो गाइज ये तरीका था, तो y को इग्नोर कर दिया। और जैसे ही इग्नोर करोगे तो अब तो हम, ये तो बात तो पता ही है, वाटर का इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टेब्लिश्ड है। व्हाट? Kw 10⁻⁻14। H+ वर्चुअली y+ है तो y को तो इग्नोर ही कर दो। 10⁻³ इंटू OH- दैट इज y एंड दैट इज 10⁻⁻14। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 10⁻⁻11 m। आ गई या नहीं? आ गई? क्लियर? अल्फा वाटर क्या है अब तो पता है आपको, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। कितना टूटा? y। कितना लिया था? 1000/18।
तो कितना 18 × 10⁻³ तो ये हो गया × 10⁻11। तो 1.8 × 10⁻14 था -13। ये है आंसर, ये है आंसर 1.8 × 10⁻13। ये है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वैसे नॉर्मली कितना होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर प्योर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर? याद है वो वैल्यू? मैंने याद करने के लिए बोला था। कितनी? 1.8 × 10⁻9। अब हो गई 1.8 × 10⁻13, डिक्रीज बाई थाउजेंड्स फैक्टर्स। 10,000 के फैक्टर से डिक्रीज हो गई, 10⁻⁴ के फैक्टर से डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट के चलते वाटर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भारी अमाउंट से, भारी मात्रा से घट जाता है। ये था कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट का एक अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन भी है, अच्छे से इलस्ट्रेट हुआ है यहाँ पर। तो गाइज ये पार्ट केयरफुली सॉल्व करेंगे एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। IIT एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब तो मेंस का पेपर भी अच्छा आता है, क्या पता मेंस में ही पूछ लें, बट एडवांस के लिए तो ये सुटेबल है। दे आस्क लाइक दिस कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एसिड और बेस और समथिंग लाइक दैट। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लें। सो दिस इज हाउ यू डू इट। नोट करें, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको सॉल्व करें। ऐसा एक सवाल सॉल्व कर लो, लगभग आपका आयनिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुल जाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो ये नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन, नोटेड, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक जनरल सवाल अब तक जो पढ़ाया है उसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन यूं कह दें कि pH ऑफ एन aqueous solution of HCl is 6.5. Find concentration of HCl in solution. देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का सवाल है बट 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत छोटा सा है। तो कई बार बच्चे pH pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है 6.5 दी हुई है, pH 6.5 एंड फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन, ये पूछा है। नहीं, HCl फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन, मतलब वो जीरो नहीं लेना है, मतलब कितनी कंसंट्रेशन ली गई थी, इतना ही लिख दो बस काफी है। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl इनिशियली टेकन, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बल्कि बतलाओ। स्टूडेंट्स देख के ही बोलते हैं अच्छा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आया होगा, जितना कंसंट्रेशन HCl की उतनी H+ की, और H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻6.5। तो स्टूडेंट्स तुरंत जवाब देते हैं 10⁻⁻6.5। एक तो पहली बात, इस तरीके से आंसर रिपोर्ट नहीं करते। 10 की पावर में जो नंबर लाना है दैट शुड बी एन इंटीजर, जनरली इंटीजर के फॉर्म में एक साइंटिफिक नोटेशन होता है, उसके हिसाब से फॉलो करें। आप अगर मान लो ऐसे लिख रहे हो ना 10 की पावर -6.5, तो ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी है। साइंटिफिक नोटेशन में इट शुड बी रिटन √10 × 10 की पावर -7, ऐसे लिखना चाहिए। ये फिर भी ठीक है, √10 की वैल्यू मान लो 3.2 आ गई, × 10 की पावर -7 है। तो ये तरीके हैं, ऐसे रिपोर्ट करना चाहिए। ये क्या होता है 10 की पावर -6.5, 5.5, ये सब क्या होता है, 7.25, 8.25, ये सब क्या है। आपको इंटीजर के टर्म्स में साइंटिफिक नोटेशन, तो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन है। मान लो 232 है
दिस इज नॉट द साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? 2.32। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं, बाकी जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सब लिखें 10 की पावर 2। ये है साइंटिफिक नोटेशन। खैर छोड़ो, हम तो मेन पॉइंट पर आते हैं। इधर आओ जरा। नहीं, अगर आप ये भी कह रहे हो ना, गलत है ये आंसर। क्यों? pH 6.5 है। अगर HCl सॉल्यूशन की pH 6.5 है तो वाटर का इफेक्ट लिया गया होगा। आप वाटर का इफेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते इस केस में। याद रखो, जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन की pH 6 और 8 के बीच में है, बिटवीन 6 and 8, इफेक्ट ऑफ वाटर मस्ट हैव बीन टेकन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ pH ऑफ एन एक्वस acid or base solution is in between 6 and 8, then effect of water was significant. तो effect of water was significant and should be considered. तो जैसे आप यहीं पे बात करें तो जैसे मान लो H2O का इक्विलिब्रियम है, टूटा होगा H प्लस एंड OH माइनस। 1000/18 ये लिखना सिखा दिया मैंने आपको। मान लो x बना बट नहीं, मान लो कंसंट्रेशन C जो है वो HCl ही कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो इनिशियली ली थी वो C थी, मान लो C मोल पर लीटर। तो अब सॉल्व करो तो ध्यान दो, H प्लस कंसंट्रेशन X प्लस C है, तो एक बात तो क्लियर है, X प्लस C इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। और साफ दिखता है कि टोटल H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है, वो X प्लस C के बराबर है। एंड दिस इज 10 की पावर माइनस 6.5, जिसको हम लिखेंगे √10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7m। आ गई X प्लस C की वैल्यू, तो रख दो वैल्यू, और √10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7m इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। एक्स की वैल्यू 1/√10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7m। हमें C चाहिए, X प्लस C पता है, X पता है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, तो C इज इक्वल टू √10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस एक्स 1/√10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। 10 की पावर माइनस 7, तो 10 माइनस 1 9/√10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7m। बस यही आंसर है। ऐसे रिपोर्ट कर दो, बाकी गुणा भाग आप कर लेना। हालांकि √10 की वैल्यू नियरली 3.2 के आसपास होगी शायद, वो देख लेंगे क्या वैल्यू है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ से भाई ये है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HCl इक्वल टू दिस वन। ये है एक अच्छा क्वेश्चन। आपने नई बात सीख ली। आयनिक में इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना ही विजय है। समझ रहे हो, विजय मतलब जीत, डर के आगे जीत है। टीवी में जरा क्या क्या दिखाए थे इस चक्कर में, है फालतू। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH, एक्वस सॉल्यूशन की pH 6 और 8 के बीच में है तो पक्का वाटर का प्रभाव लिया गया होगा, वाटर का इफेक्ट सिग्निफिकेंट रहा होगा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अ वंडरफुल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवीजन में जरूर रखें इस क्वेश्चन को। तो ये था इस तरह क्वेश्चन। चलिए हम pH कैलकुलेशन के और केसेस लेंगे। नोट करो इस पूरी बात को, नोट इट डाउन। जैसे अब तक हमने क्या पढ़ लिया, pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया, फिर pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया, फिर pH ऑफ द वीक मोनोप्रोटिक एसिड और वीक मोनोएसिडिक बेस हो गया। चलो आप पढ़ते हैं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। तो लिखो pH ऑफ
मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड, दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड का मिक्सचर या दो वीक मोनो एसिडिक बेसिस का मिक्सचर भी ले सकते हो, और टू वीक मोनो एसिडिक बेस, इस टाइप का मिक्सचर। अच्छा, वीक एसिड का सिंबल हम क्या लेते हैं? मान लो दो वीक एसिड हैं। वीक एसिड मतलब जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये मोनोप्रोटिक एसिड हैं। वीक बेस जैसे अमोनिया, एनिलीन, इस टाइप के। तो मान लो दो एसिड हैं HA, HB, दोनों का सॉल्यूशन है और फाइनल कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन आर C1 C2। मान लो इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो H प्लस A माइनस, इसका भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो H प्लस B माइनस। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। दो वीक एसिड है, पहले पढ़ो, हम पहले तो समझो हम कर क्या रहे हैं। दो वीक एसिड का मिक्सचर है, उसकी पीएच फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों अपने अपने हिसाब से टूटेंगे। दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 K2 है, कंसंट्रेशन C1 C2 है फाइनली इन द सॉल्यूशन। अब इसमें मान लो X टूटा, क्या बना X, क्या बना X, इसमें से Y खर्च हुआ, क्या बना Y, क्या बना Y। बट ध्यान दो, याद आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ही तो है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या था? दो या दो से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शंस एक साथ चल रही हों, हैविंग वन ऑफ द स्पीशीज कॉमन। यहाँ कौन कॉमन है? H प्लस। कौन कॉमन है? H प्लस। X यहाँ से आया, Y यहाँ से आया, तो टोटल कितना हो गया? X प्लस Y। तो लिख दो X प्लस Y, कितना हो गया? Y प्लस X। आई बात समझ में? याद आया वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो टोटल X प्लस कंसंट्रेशन दोनों सोर्सेस से मिला के कितनी हो गई? X प्लस Y, यहाँ भी Y प्लस X। अब आप सेटिस्फाई करो इन इक्विलिब्रियम को, तो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, तो X प्लस Y इंटू X अपॉन C1 माइनस X, इक्वेशन नंबर 1। X प्लस Y इंटू Y अपॉन C2 माइनस Y, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, K1 K2 क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, C1 C2 क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। दो अननोन हैं, दो ही तो अननोन हैं, कौन? X एंड Y। X और Y आ जाए तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमें H प्लस चाहिए, पीएच फाइंड आउट करनी है, तो वी नीड H प्लस कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू X प्लस Y। तो दो ही तो अननोन है, दो अननोन, दो इक्वेशन, X सॉल्व कर लो, Y सॉल्व कर लो, होंगे ना आपसे। सर ये क्या कह रहे हो? कर लेंगे ना हम, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है। दो अननोन हैं और दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, X और Y में ना होंगे सॉल्व जब तक आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेथड यूज ना करोगे। कॉपी पेन पर अगर लिखना बैठोगे ना तो X और Y सॉल्व ना होने के आपसे। ये दोनों क्वाड्रेटिक में हैं, ये रिलेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। दो लीनियर इक्वेशंस हों, दो अननोन वेरिएबल्स हों, आप कर लोगे फाइंड आउट, उसमें तो क्या टेंशन, वो तो बहुत आसान। ये ना होंगे, इसका मतलब तो फिर सर क्वेश्चन ना होगा। अरे क्यों ना होगा? अप्रॉक्सीमेशंस, मैंने कहा ही था इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हाउ टू कैरी आउट द अप्रॉक्सीमेशंस। लिखो सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस, बगैर अप्रॉक्सीमेशन के हो ना पाएगा ये, तो लिखो सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस में अब जनरली ये होता है कि आप X को इग्नोर कर सकते हो C1 के मुकाबले में, Y को इग्नोर कर सकते हो C2 के मुकाबले में। कब? जब अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम हो। तो पहला अप्रॉक्सीमेशन तो हम बस यही कह दें कि इफ अल्फा 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1 अपॉन C1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1 एंड अल्फा 2 which is equal to square root approximate values है ये K2 upon C2 which is less than equal to 0.1, then हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि X is much less than C1, Y is much less than C2। इसका मतलब C1 minus X can be taken as C1, C2 minus Y can be taken as C2। देखो क्या बात कर रहे हैं, है तो ये वीक एसिड नहीं, इससे पहले वाला केस पढ़ा था हमने,
कि अगर अल्फा 1.1 या उससे कम है, जिसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट K1/C1। तो x को उड़ा दो C1 के मुकाबले में, उड़ा दिया, उड़ाना ही है वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और आपको जो डेटा दिया जाएगा उसमें आराम से उड़ेगा। तो C1 C2 यहाँ अप्रॉक्सीमेशन किया तो इक्वेशन क्या बन गई जरा देखना, यहाँ C1 रह गया, यहाँ C2 रह गया, C1 को इधर ले आए तो क्या बन गया, x × x + y इज इक्वल टू K1C1 y × x + y इज इक्वल टू K2 × C2। इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, 4 बोल दो, 3 + 4 ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में x + y का ये होल स्क्वायर बन जाएगा K1C1 + K2C2। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आ गई H+ की कंसंट्रेशन फाइनल x + y के बराबर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K1C1 + K2C2। मैं चेक कर लूँ राइट में कट तो ना गया, नहीं बच गया है, ठीक है। तो यहां से H+ की कंसंट्रेशन आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ K1C1 + K2C2 आ गई कंसंट्रेशन H+ की। अब तो pH कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट pH। तो pH इज इक्वल टू -log ऑफ, एक तरीके से x + y तो है। आपने सर वाटर का प्रभाव भी ना लिया, जनरली वाटर का प्रभाव एप्लीकेबल नहीं होता क्यों, क्योंकि अच्छी खासी x और y की कंसंट्रेशंस होती हैं। ये H+ अगर 10⁻⁶ m से ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली आप वाटर का इफेक्ट कंसिडर नहीं करोगे। तो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। pH इज इक्वल टू -log ऑफ x + y यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये तो दो एसिड थे, वीक एसिड, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में केस है, सो इट इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आ गई है। अगर सुनो यहाँ 3 एसिड होते तो क्या होता, अगर मान लो HA, HB, HC 3 एसिड होते तो यहाँ एक टर्म और ऐड हो जाता, क्या, के स्क्वायर रूट ऑफ K1C1 + K2C2 प्लस एक और व्हाट, K3C3। तो गाइज इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+, यू कैन फाइंड आउट pH। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन और दूर जाता है कहेगा हमें A- की कंसंट्रेशन भी बताओ, तो बता दो, कौन सी बड़ी बात है। A- की कंसंट्रेशन बोलो कितनी, x निकाल लो ना, x + y पता है, x × x + y पता है, डिवाइड कर दो तो x आ गया, तो कितना, K1C1 √ ऑफ K1C1 + K2C2। ऐसे ही कोई B- की कंसंट्रेशन पूछ ले y, तो व्हाट, K2C2 अपॉन, बोलो क्या, K1C1 + K2C2 and like that you can find out the concentration of A-, concentration of B-, depending upon क्या पूछा गया है। आप कुछ नया नहीं था, मैंने कुछ नया नहीं सिखाया। ये अप्रॉक्सीमेशन लेना पहले ही सीख चुके हैं, वीक एसिड में लास्ट लेक्चर में सीखा था। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये तो एज यूजुअल कैलकुलेशन है, दो वेरिएबल्स हों तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द 2 इक्वेशंस, यू नो इट वेरी वेल। तो गाइज ये तरीका था pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ द 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स लाइक दिस, नोट करो। चलो एक क्वेश्चन भी लेते हैं, हालांकि ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, थ्योरी कुछ ना है, ये तो हम तो थ्योरी बना बना के परोस रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको लगे कि हाँ इस चैप्टर में भी थ्योरी तो पढ़ाई है। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, मैं बस डेटा दूंगा, डेटा को फिट करना है इसमें। लेट्स टेक वन क्वेश्चन, इसको नोट करो पहले, नोट इट डाउन। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लें 100 ml 1m HCOH प्लस 100 ml मान लो ऐसे बोल दें 2m CH3COH
ये एक सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन pH इज इक्वल टू व्हाट फॉर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मान लो ये क्वेश्चन है, बस इतना सवाल है और क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, K ऑफ फॉर्मिक एसिड मान लो दिया है 5 × 10⁻⁵ और K ऑफ एसिटिक एसिड मान लो दिया हुआ है 10⁻⁵। ये डेटा दिया हुआ है। अब ध्यान दो क्वेश्चन को अभी तो पढ़ के चुके हैं, दो वीक एसिड का सॉल्यूशन है, बट ध्यान दो ये दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, दोनों अलग अलग मिलाया गया है। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है भाई। नाउ कंसंट्रेशन विल नॉट बी 1m और 2m, आपको पता है फिर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, HCOH की जो फाइनल कंसंट्रेशन है मिक्सिंग के बाद, मोल्स कितने HCOH के, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 100 × 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200.5m हो गया। अब ये सबसे कॉमन मिस्टेक यही है स्टूडेंट्स की कि जब दो सॉल्यूशन या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वॉल्यूम का ध्यान ही नहीं रखते और कंसंट्रेशन वही ओरिजिनल वाली ले लेते हैं। नो, व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड कंसंट्रेशंस विल चेंज क्योंकि वॉल्यूम इज चेंजिंग। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालोगे तो कितनी, दैट कम्स आउट टू बी एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन लोगे तो कितनी आ जाएगी, वो भी कितना 100 × 2 मोलर, इतने मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 200, या फिर इक्वल वॉल्यूम्स मिला रहे हैं तो वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन आधी हो गई। आधी कितनी, जरा देखना 1m। अब आ गई नई कंसंट्रेशन। अब तो क्या है, दो वीक एसिड का मिक्सचर है, pH ही पूछ रहे हैं तो पूरा मॉडल लिखने की जरूरत नहीं है, तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन एंड दैट इज माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ K1C1। तो K1 मतलब फॉर्मिक एसिड 5 × 10⁻⁻5 × C1 दैट इज 0.5 प्लस K2C2 10⁻⁻5 इंटू कंसंट्रेशन 1 है माइनस लॉग ऑफ ये कितना हो गया जरा देखना 5 25 2.5 × 10⁻⁻5 × 10⁻⁻5 इसको 35 × 10⁻⁻6 लिख लो चलेगा। आ गई वैल्यू। अब जरा देखना ये कितना हो गया माइनस लॉग ऑफ √35 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3 तो 3 माइनस हाफ ऑफ लॉग 35। तो ज़रा देखना कितनी वैल्यू 3 माइनस हाफ इंटू 7 पंजे 35 तो सब 35 7 लॉग 7 की वैल्यू लॉग 6.78 प्लस 0.9 अपॉन 2 मैंने तरीका सिखाया था प्लस लॉग 5.7 लगभग ये वैल्यू आ जाएगी। तो ज़रा देखेंगे तो क्या वैल्यू 3 माइनस हाफ और वो गुणा भाग देख लेना 0.84 यही हुआ प्लस 0.7 तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 3 माइनस हाफ इंटू कितना 7 दूनी 14 15 1.54 3 माइनस 0.72 7 दूनी 14 और 7.77 तो 2.23। अब देख लेना कैलकुलेशन चेक कर लेना बट दिस इज द कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कंसंट्रेशन जो है वो भी आधी हो जाएंगी। नोट करिए। चलो आगे की बात कहते हैं। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने दो वीक एसिड के मिक्सचर की पीएच कैलकुलेशन पढ़ ली। देखो अब तक क्या पढ़ लिया हमने, पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया, पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ द 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया, पीएच ऑफ द वीक मोनोप्रोटिक एसिड और वीक मोनोएसिडिक बेस हो गया, पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ द 2 वीक एसिड्स और 2 वीक बेसिस हो गया। अब पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वीक एसिड, तो लिखो pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक एसिड। तो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड अगर है
तो उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करें। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल, जैसे मान लो कोई HCl, HNO3, H2SO4 एटसेट्रा, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो हैं। और वीक मोनोप्रोटिक एसिड या वीक एसिड ही ले रहे हैं, वीक मोनोप्रोटिक एसिड ही लो अभी तो। डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड का केस इसके बाद में लेंगे। तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड जैसे कौन, HCOH, CS3COH एटसेट्रा। मान लो इस तरह केस है, तो चलो एक केस लेते हैं यहाँ पर, लेट अस टॉक अबाउट दिस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्ट्रॉन्ग HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ये तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है H+NCl- में। मान लो इसी कंसंट्रेशन C2 है 0 0, बट पूरा ही टूट गया 0 C2 C2, तो ये C2 हुआ। और मान लो साथ में HA, कोई वीक एसिड है, HA वीक एसिड, अगर वीक एसिड है तो मान लो टूटा इस टाइप से, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो यहां से कंसंट्रेशन जो हो गई मान लो C1 बोल दी। तो एक तरीके से सॉल्यूशन के अंदर जो HCl था उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली वो C थी, और एक्चुअली कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर, C2 मोल पर लीटर, एंड HA जो वीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर ली। C1 है ये 0 0, इक्विलिब्रियम आया, X खर्च हुआ, X बना बट नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट, ये H प्लस यहाँ से C2 और आ रहा है ना, तो H प्लस टोटल कितना हो गया, X प्लस C2। कॉमन आयन इफेक्ट के चलते अब HA उतना भी नहीं टूटेगा जितना फ्रीली जब वो प्योरली अवेलेबल था, X तो और घट जाता है। ज़्यादातर केसेस में X को इग्नोर कर सकते हैं, बट लॉजिकल तरीके से इसको इग्नोर करेंगे। अब एक बात तो जानते हो, वीक एसिड का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, तो K इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोलोगे, X प्लस C2 इंटू X अपॉन C1 माइनस X। ये इक्वेशन नंबर 1 है। कहने को तो बस सॉल्व हो गया, K क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, C1 क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, C2 क्वेश्चन में दिया होगा, ओनली अननोन कौन है, X। क्वाड्रेटिक बन रही है, और आप तो जानते हो हम तो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं। अगर बच सकते होंगे तो बचेंगे, और नहीं बच सकते होंगे तो भैया क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। तो अप्रॉक्सीमेशंस, जैसे पहला अप्रॉक्सीमेशन, पहले आप इस इक्वेशन को तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो, इसे लिख लो x² प्लस C2x इज इक्वल टू KaC1 माइनस KaX। तो ये हो गया x² प्लस C2 प्लस KaX माइनस KaC1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगा ये माइनस C2 प्लस Ka प्लस स्क्वायर रूट C2 प्लस Ka का होल स्क्वायर। प्योरली मैथमेटिकल है, आप अपने तरीके से सॉल्व करें इसको, प्लस 4KaC1 अपॉन 2। यही हुआ पहला अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन तो अब आएगा, क्या अप्रॉक्सीमेशन, अगर K की वैल्यू, जनरली K जो होता है वीक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, तो 10⁻⁵, 10⁻⁶ इस ऑर्डर में होते हैं। तो अगर K की वैल्यू C2 से काफ़ी कम हो, इफ K इज मच लेस देन C2, अगर K की वैल्यू C2 से अच्छी खासी कम हो तो वी कैन टेक C2 प्लस Ka इक्वल टू C2। अच्छा, यहीं पर बात आती है, सर कितना कम, मतलब मच लेस देन 1, K मच लेस देन C2 का मतलब कितना कम ले लें, क्या रेफरेंस होना चाहिए। जनरली 100 का फैक्टर अगर डिफरेंस है तो बहुत सेफली यू कैन इग्नोर। मान लो ये 10⁻⁵ है, ये 10⁻³ है, चलेगा, इग्नोर कर दो। 100 का फैक्टर या उससे ज़्यादा का अगर डिफरेंस है तो बहुत सेफली आप इग्नोर कर सकते हो। हालांकि 50, 60, 70 के फैक्टर का भी डिफरेंस है तो चलेगा। मान लो ये 10⁻⁴ है और ये 10⁻² है, 10⁻⁴, 10⁻², आप आसानी से इग्नोर कर सकते हो। तो अगर ये हमने इग्नोर कर दिया तो देखो इक्वेशन क्या होगा, यहाँ हो
तो x कितना हो गया -c2, के इग्नोर कर चुके हो आप, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c2 का होल स्क्वायर प्लस 4ka c1 अपॉन 2। अभी भी क्वाड्रेटिक बची हुई है। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, कौन सा अप्रॉक्सीमेशन? इफ 4ka c1 इज मच लेस देन c2 का स्क्वायर। अब वापस वही, कितना डिफरेंस मान के चलें, दोनों टर्म्स में अगर 100 के फैक्टर का डिफरेंस है, 100 रुपये में 1 रुपये जोड़ते हैं तो हम उसको 100 रुपये ही मान सकते हैं। वैसे तो 101 रुपीज़ हो गए 101, बट हम उसे 100 ही मान सकते हैं। तो 100 के फैक्टर का डिफरेंस एक सेफ डिफरेंस है फॉर इग्नोरेंस और फॉर इग्नोरिंग द टर्म। अब जरा इसको इग्नोर किया तो क्या आ गया, वर्चुअली x, ये c2 तो हो गया नियरली 0। हालांकि एग्जैक्टली 0 नहीं होगा x, बट वेरी मच क्लोज टू 0। तो x क्या हो गया -c2, यहाँ भी फिर c2 ही आ गया प्लस c2 अपॉन 2 नियरली 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या बन के आ गई? इक्वेशन तो यही बन के आ गई कि वर्चुअली x इज मच मच स्मॉलर देन c2, x की वैल्यू बहुत कम है। तो वी कैन से दैट h प्लस कंसंट्रेशन इन सच केस वुड बी इक्वल टू x प्लस c2। x उड़ा दो, क्यों उड़ा पा रहे हैं? देखो, एक तो वीक एसिड से वैसे ही बहुत कम आता है x, कॉमन आयन इफेक्ट के चलते स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और इस H प्लस की प्रेजेंस में और बहुत कम टूटेगा। बहुत कम टूटने के कारण x कैन बी यूजुअली इग्नोर्ड। 100 में से 100 में से 99 क्वेश्चंस में यू कैन इग्नोर x इन कंपैरिजन टू C2। बट हो सकता है कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आप इग्नोर ना कर पाओ, तो फिर इग्नोर करने के लिए यू हैव टू हैव दीज बेसिस, you have to have these kind of logics to be applied। तो like that you have to solve the question। तो x plus, तो ultimately ये c2 ही आ गया, pH is equal to minus log of what h plus, ये मान लो c2 आ रहा है तो यहाँ से solve कर सकते हैं। तो guys ये तरीका था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कोई वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट है, तो वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला H प्लस या OH माइनस वर्चुअली नेग्लिजिबल ही होता है। वो हमने यहाँ शो भी किया है, बट एक बार लॉजिकली चेक कर ले कि अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड हैं या नहीं हैं। अंडरस्टूड? लेट्स टेक वन क्वेश्चन। हालांकि ये भी एक क्वेश्चन ही था, बट फिर भी चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। नोट इट डाउन, इसको नोट करिए अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। मान लो ऐसे बोलते हैं 1 लीटर 1 m HCOH प्लस मान लो 1 लीटर 0.1 m HBr एक्वस, इनको मिक्स कर दिया। फाइंड फर्स्ट pH, सेकेंड HCO माइनस कंसेंट्रेशन, थर्ड अल्फा ऑफ HCOH। ये बताओ इन द फाइनल सॉल्यूशन। अगेन अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो एक बार अटेम्प्ट, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मैं भी डिस्कस करूंगा, आप एक बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। अटेम्प्ट किया, देखो क्वेश्चन को वापस से। आप में से हो कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जिसने वापस से कंसंट्रेशन चेंज नहीं की होंगी। अरे भैया, जब दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होंगी, और जब दो इक्वल वॉल्यूम्स मिलाते हैं तो वॉल्यूम डबल होगा, वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएंगी। तो आधी करो पहले,
तो HCOH की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हो गई 0.5 m एंड HBr की जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट बिकम्स 0.05 m। ये है कंसंट्रेशन। आप करना क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, तरीका तो वही है, HCOH ये आयोनाइज हुआ। अच्छा, K की वैल्यू दी भी नहीं है, वो ले लो। K ऑफ HCOH इज, मान लो कुछ ले लिया 5 × 10⁻⁻5। ये डिसोशिएट होगा तो आयन देगा HCO- एंड H+ एक्वस। K कितना 5 × 10⁻⁻5। What is the concentration of formic acid finally? This is 0.5 माइनस x खर्च हुआ, x बना बट नहीं, H+ यहाँ से भी आया, HBr से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना आ गया 0.05। बट ध्यान दो x बहुत ही कम होगा, आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड ना भी होता तो भी H+ की कंसंट्रेशन क्या आती, √K × C 10⁻⁻5 का ऑर्डर इंटू C 10⁻5 लगभग 10⁻³ का ऑर्डर, तो वो इससे अच्छा खासा कम ही होगा। फिर भी चेक कर लेते, मतलब वी कैन इग्नोर इट कंफर्टेबली, वी कैन इग्नोर इट। इस कंसंट्रेशन के मुकाबले में ये K काफ़ी कम है तो वी कैन इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब सॉल्व करो तो कितना K 5 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन X इंटू H+ 0.05 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCO- 0.5 माइनस x, तो x तो उड़ गया, यहाँ भी x था तो x तो उड़ चुका है। बस सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो गया 2.5, ये 10 टाइम्स 0.1 टाइम्स आ गया 10 5 × 10⁻⁻4। यही हुआ, देखो एक बार चेक कर लो, ये 10 टाइम्स 10 5 × 10⁻⁻4 m। क्या चाहिए था हमें, आ गया हमारे पास। देखो फर्स्ट व्हाट इज pH माइनस लॉग ऑफ व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H+ 5 × 10⁻⁻2, तो 2 माइनस लॉग 5 0.7 1.3, यही आंसर है। सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक। सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द HCO- कंसंट्रेशन इज इक्वल टू X, और x की वैल्यू तो अभी हमारे पास आई है एंड दैट इज 5 × 10⁻⁻4 m। गॉट इट? एंड नाउ थर्ड, फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन, अल्फा ऑफ फॉर्मिक एसिड। अल्फा क्या होता है? अल्फा की परिभाषा तो पता है, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, तो कितना टूटा x अपॉन कितना लिया था 0.5। अब वाला फॉर्मूला मत यूज करना कि K = C⁴² अपॉन 1 - अल्फा। वो फॉर्मूला तो जब होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट ना हो। ये तो मिक्सचर है, तो यहाँ तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। तो x की वैल्यू कितनी थी 5 × 10⁻⁻4 अपॉन 5 × 10⁻⁻1, ये कैंसिल आउट 10⁻³ दैट्स इट। ये आंसर है। ये है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। नाउ तो ये तरीका हुआ, तो ये तरीका था बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशंस एक बार आप जरूर रीचेक करें, कभी कभी मेरी कैलकुलेशंस में एरर आ जाती है तो वो आप खुद ही करेक्ट कर लें या मुझे बता भी सकते हैं, तो वो कर लें। कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू गो लाइक दिस। तो ये था मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड ए वीक एसिड। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आएगा वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो भी आप सिमिलर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब जो है डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड, उनकी पीएच कैसे फाइंड आउट करें। तो ये नोट करो, फिर हेडिंग लिखो पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, नोट इट डाउन।
हेडिंग लिखो pH ऑफ अ पॉलीप्रोटिक एसिड और अ पॉलीएसिडिक बेस। जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड में पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड एक ही बात होती है, यहां लिखते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड। जिनकी बेसिसिटी एक से ज्यादा हो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो H2S, H2C2O4, इस तरह के एसिड्स, H2CO3, ये डाइप्रोटिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और राइप्रोटिक एसिड। जैसे H3PO4, H3ASO4, ट्राइबेसिक एसिड। ऐसे ही पॉलीएसिडिक बेस, पॉलिक एसिडिक बेस, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइड्रोजीन बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, N2H4 और N2H6OH ट्वाइस। मैंने कहा भी था जैसे अमोनिया है, एक वाटर ऐड करके जोड़ते हैं और यहाँ डाई एसिडिक बेस है, तो दो वाटर जोड़ के लिखोगे तो यू विल राइट लाइक दिस। इसकी स्ट्रक्चर ही पता होती है, NN। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप ये है तो ये पॉली एसिडिक बेस डाई एसिडिक बेस की तरह बिहेव करता है, तो दिस इज डाई एसिडिक बेस। तो ये एग्जांपल्स हैं, इनकी पीएच कैसे कैलकुलेट करें, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो चलो एक कोई डाइप्रोटिक एसिड का एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे H2S। अच्छा, इनका सिंबल क्या यूज करेंगे, जैसे H2A, H3A एक्सेट्रा। इनके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, जैसे BOH ट्वाइस, BOH थ्राइस एक्सेट्रा। चलो कोई डाइप्रोटिक एसिड लेकर के एग्जांपल सॉल्व करते हैं और वही एनालिसिस किसी ट्राइप्रोटिक एसिड का होगा एंड सो ऑन। यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन। चलिए एग्जाम्पल, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ डाइप्रोटिक एसिड H2A। अब मान लो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, डाइप्रोटिक एसिड है, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दो बार में टूटेगा ये, तो इसके दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे K1 एंड K2 इस तरीके से, HA माइनस एंड H प्लस। इसे बोल दिया K1, किसका, H2A का, H2A का K1। अब ये HA माइनस में एक एसिडिक हाइड्रोजन और है, ये फिर टूट सकता है और ये देगा A2 माइनस एंड H प्लस एक्वस। इसे बोल दो K2, किसका K2, H2A का। तो किसी डाइप्रोटिक एसिड के दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं K1 K2, और किसी ट्राइप्रोटिक एसिड के तीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं K1 K2 K3। अब मान लो कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की C थी, इसमें से X खर्च हुआ, क्या बना X, क्या बना X, यही हुआ। वीक एसिड है, पार्शियली टूटा, बट ध्यान दो ये भी रुक नहीं पाया, इसमें से भी कुछ खर्च हुआ नेक्स्ट डिसोसिएशन में, मान लो Y खर्च हो गया, तो क्या बना Y, क्या बना Y। बट ध्यान दो H प्लस अब दो सोर्सेज से आ रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन से, सेकेंड आयोनाइजेशन से। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन से X आया, सेकेंड आयोनाइजेशन से Y, टोटल कितना X प्लस Y। कौन सा केस बन गया ये, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने अभी
जब केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया था तो केमिकल इक्विलिब्रियम बार बार ये कह रहा था मैं कि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जहाँ तहाँ आपके सामने आयनिक इक्विलिब्रियम में आता रहेगा। अभी यहाँ भी आएगा और आगे भी आएगा। ये सच एन इंपॉर्टेंट केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो H2O8 की कंसेंट्रेशन मान लो C ले ली, इसमें से X खर्च हुआ, X माइनस वाई, X प्लस वाई और खर्च हुआ, तो ये इस तरीके का मॉडल बन गया। अब इक्वेशन क्या बन गई, K1 इज इक्वल टू वॉट, X माइनस वाई, X प्लस वाई अपॉन C माइनस X। ये कितना हुआ, Y X प्लस वाई अपॉन X माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब वापस से फिर वही बात, K1 K2 दिए होंगे क्वेश्चन में, C की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में, कितने अननोन हैं, 2 ही तो अननोन हैं, X एंड Y, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर लेंगे, कर लो होने के ही नाप से। क्वाड्रेटिक हैं दोनों इक्वेशन X एंड Y में, सच कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पेपर पेन पे, कॉपी पेन पे नहीं कर सकते आप सॉल्व, अप्रॉक्सीमेशन करने ही होंगे, सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस, तो क्या है सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस? एक अप्रॉक्सीमेशन तो यही होता है, और ये सभी केसेस में एप्लीकेबल होता है, कि कोई अगर डाइप्रोटिक एसिड है तो उसका K1 हमेशा K2 से बड़ा होता है। अगर कोई ट्राइप्रोटिक एसिड है तो उसका K1 K2 से बड़ा होता है, K2 K3 से बड़ा होता है, और ठीक ठाक डिफरेंसेस होते हैं। इस कारण से ये जो सेकेंड आयोनाइजेशन है, ये जो Y टूटा है, ये बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू X। तो फॉर अ पॉलीप्रोटिक एसिड, अगर पॉलीप्रोटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो उनके लिए पाया जाता है कि K1 इज ग्रेटर देन, K2 इज ग्रेटर देन, K3 एंड सो ऑन। K1 K2 K3 ये सब इस तरीके चलते जाते हैं। ये इंडिकेट करता है कि सेकेंड वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कम है तो Y विल बी मच लेस देन X, तो Y इज मच लेस देन X। तो फिर तो क्या हम क्या कह सकते हैं, X माइनस वाई को X मान सकते हैं, X प्लस वाई को X मान सकते हैं, साथ में X चुप, तो ये तो क्या इक्वेशन बन गई। तो फिर देखना इक्वेशन 1 क्या बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स इज इक्वल टू K1, और फिर एक और इक्वेशन बन गई Y इंटू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू K2। X से ये X कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से इक्वेशन आ गई Y इज इक्वल टू K2। नोट करो यहाँ तक की बात। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन आ गई, काफ़ी इजी हो गया। अच्छा Y तो अब आ ही गया, Y मतलब K2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी भी होगी, तो A2 माइनस की कंसेंट्रेशन तो आ गई। X अभी भी क्वाड्रेटिक है। पहला अप्रॉक्सीमेशन तो हमेशा एप्लीकेबल होगा, करना ही है, जिसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। बट एक और अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, अभी भी क्वाड्रेटिक है इक्वेशन X में, और हम तो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं, अगर बच सकते होंगे तो कैसे बचेंगे। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 3 में X में स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, X को भी उड़ा दो C के, ऐसे थोड़ी उड़ा दो, कहाँ उड़ा दिया, फूंक मार के उड़ा दिया, ऐसे थोड़ी उड़ता है। तो फिर क्या करें, X को उड़ाना है, तो इफ अल्फा 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1 अपॉन C इज लेस देन इक्वल टू 0.1, देन पहले ही वाला डिसोसिएशन का जो अल्फा है वो 0.1 के बराबर या उससे कम है, तो X को उड़ा सकते हो, X इज मच लेस देन C। तो ऐसे केसेस में C माइनस एक्स को क्या लिख दो, C लिख दो। अब जरा इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल टू K1। तो X की वैल्यू स्क्वायर रूट K1 इंटू C, और H प्लस की कंसेंट्रेशन किसके बराबर थी, जरा देखना बताना, X प्लस Y तो वैसे ही उड़ाए बैठे हो आपने तो पहले ही कह दिया कि Y इज मच लेस देन X, और ये आ गया स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेशन के बाद K1 इंटू C, लॉग लोगे तो फॉर्मूला आ गया हाफ PKA1 माइनस लॉग C।
ये है इक्वेशन और एप्लीकेबल है व्हेन अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। ये रहा एक्सप्रेशन, ये तो वही है। वही कौन? अरे वही कौन? ये वही है जो आपने किसी वीक एसिड की पीएच का फॉर्मूला था पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है आपने? पहले पढ़ रखा है pH इज इक्वल टू हाफ pKa1 माइनस log C। नहीं, pKa1 नहीं, pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। यहाँ बस pKa की जगह क्या आ गया? pKa1। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, याद करने में कोई तकलीफ कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो pH इज इक्वल टू हाफ pKa1 माइनस log C। कोई डाइप्रोटिक एसिड है तो भी pKa1 आएगा, इवन ट्राइप्रोटिक एसिड है तो भी pKa1 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन ऑफ H+। तो pH कैलकुलेशन के लिए ओनली pKa1 की आवश्यकता है, pKa2 या pKa3 की आवश्यकता नहीं है। ये बात याद रखना है आपको। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि सर जरा वो A2 माइनस ही कंसेंट्रेशन और बतला दो, तो बस वो तो Y के बराबर है ना, और Y किसके बराबर आ गया था? Ka2। सो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखोगे कि किसी पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच अगर निकालनी है तो उसमें pKa1 बस काफ़ी है, Ka2 Ka3 की आवश्यकता नहीं है। लिखो एज ए नोट, पहले ये वाली पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। तो एज ए नोट करके लिखो। पहला पॉइंट, पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच कैलकुलेट करनी हो तो K1 K2 K1 ही चाहिए, K2 K3 नहीं चाहिए। फॉर अ पॉलीप्रोटिक एसिड pH calculation requires only K1, K2, K3 etc. are not needed because क्यों? Because K1 is greater than K2 is greater than K3 and so on। अगर है तो किसी पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच कैलकुलेशन में आपको बस K1 चाहिए, K2 K3 नहीं चाहिए, क्योंकि K1 is greater than K2 is greater than K3 and so on। Similarly, for a polyacidic base, अब ध्यान दो, पॉलीएसिडिक बेस जैसे कौन? हाइड्रोजीन N2H4, ये डाइएसिडिक बेस है और डाइएसिडिक बेस है पॉलीएसिडिक बेस। तो अंतर क्या था फॉर्मूले में? पीएच की जगह क्या हो जाएगा? POH हाफ, PKB की जगह PKB1 आएगा, 2 नहीं आएगा, माइनस log C। ऑफ कोर्स दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। बिल्कुल वही फॉर्मूला अगर डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक एसिड है तो पीएच क्या होगी? पीएच इज इक्वल टू हाफ pKa1 माइनस log C। मगर यदि बेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं डाइएसिडिक बेस या ट्राइएसिडिक बेस, तो फिर पीएच की जगह POH, PKB की जगह
पी के ए की जगह पी के बी, और वो भी कौन सा, पी के बी 1 माइनस लॉग सी। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ये था गाइस, ध्यान दें। साथ में चाहे वो फॉर मान लो कोई H3PO4 है, ट्राइप्रोटिक एसिड, वो वैसे मैंने बोल तो दिया, फिर भी लिख दूं। अगर कोई ट्राइप्रोटिक एसिड भी है ना, तो इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, हाफ पी के A1 माइनस लॉग सी, प्रोवाइडेड अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। यहां भी पी के A1 ही आएगा, पी के A2 और A3 पीएच कैलकुलेशन में काम नहीं आएंगे। तो गाइज ये था पीएच कैलकुलेशन ऑफ अ पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीएसिडिक बेस। ये थ्योरी थी, थ्योरी कुछ ना थी, ये भी क्वेश्चन ही था। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सवाल ये पूरा नोट करो, एक क्वेश्चन लिखेंगे। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे कहें, फाइंड पीएच H2PO4 माइनस कंसंट्रेशन, HPO4 2 माइनस कंसंट्रेशन, PO4 3 माइनस कंसंट्रेशन इन 0.1 m aqueous H3PO4। K1 मतलब K1 ही दिया हुआ है 10 की पावर -3, K2 10 की पावर -7 और K3 10 की पावर -10 है फॉर H3PO4। करो सॉल्व, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्या सॉल्व क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने कहा कि 0.1 m H3PO4 है, ट्राइप्रोटिक एसिड है, तो 3 बार तोड़ोगे और उसके 3 के हैं और वो दिए हुए भी हैं। एक बार 3 बार तोड़ो तो सही, मॉडल तो डेवलप करो क्योंकि सब कुछ फाइंड आउट करना है। पीएच तो डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट कर लोगे आप, बट बाकी चीजें निकालनी है तो पूरा मॉडल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो H3PO4 को एक बार तोड़ना, एक्वस 3 बार टूटेगा तो H प्लस H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस फिर टूटेगा बनाएगा H प्लस एंड HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस एक बार फिर टूटेगा बनाएगा H प्लस PO4 3 माइनस। K1 दिस इज 10 की पावर -3, 10 की पावर -7 और K3 की वैल्यू 10 की पावर -10 है। कंसंट्रेशन 0.1 थी, मान लो X टूटा। देखो ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो तो ध्यान से सुनो। X टूटा, क्या बना X, क्या बना X, बट नहीं, ये अगले स्टेप में फिर खर्च हुआ, क्या तोड़ना है Y टूटा, क्या बना Y, क्या बना Y, फिर नहीं, अगले स्टेप में फिर टूटेगा ये Z और खर्च हुआ तो Y माइनस Z यही हुआ। बट नहीं, अभी सुनो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, हर बार साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। H प्लस पहले स्टेप में X आया, दूसरे में Y, तीसरे में Z, तो 3 टोटल कितना हो गया X प्लस Y प्लस Z, Y प्लस X प्लस Z।
जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यही हुआ ना। तो इसका मतलब मॉडल कंस्ट्रक्ट करोगे तो 10⁻³ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ये हटा लो यहाँ, अपॉन 0.1 माइनस एक्स, ये कितना हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये कितना हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड अपॉन वाई माइनस जेड। आ गई ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब ये तो बड़ा भारी काम हो गया, एक्स वाई, अरे क्यों भारी हो गया, अप्रॉक्सीमेशन करो ना। आपको पता है K1 K2 K3 में अच्छा खासा डिफरेंस है, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। आप तो x के मुकाबले में y उड़ाओ, y के मुकाबले में z उड़ाओ, तो x के मुकाबले में y उड़ गया, z उड़ गया, x के मुकाबले में y उड़ गया, x के मुकाबले में y z उड़ गए, y के मुकाबले में z उड़ गया, x के मुकाबले में y उड़ गया, ये सब उड़ गए मतलब इग्नोर्ड हो गए, उड़ गए मतलब इग्नोर हो गए। 7 अब इक्वेशन क्या आई, अब ये आ गई 10⁻³ इज इक्वल टू व्हाट x² अपॉन 0.1 माइनस एक्स, और दूसरी इक्वेशन 10⁻⁷ इज इक्वल टू व्हाट x इंटू वाई अपॉन, नहीं x से कैंसिल हो गया, ये y आ गया बस, y तो आ ही गया, और ये 10⁻⁻10 किसके बराबर x इंटू जेड अपॉन वाई। अभी भी फंसा हुआ है कहाँ, वो क्वाड्रेटिक। जरा देखें अप्रॉक्सीमेटली α1 कितना है, स्क्वायर रूट K1 10⁻³ अपॉन c 0.1, ये भी 10⁻² 0.1 आ गया, तो 0.1 है तो वी कैन इग्नोर इट, सो x इज मच लेस देन 0.1। इसको भी उड़ा दिया, देखो α1 की एग्जैक्ट वैल्यू 0.1 है, उड़ा सकते हो। सर 0.1 से जरा सी ज़्यादा आ जाती है तो क्या करते, अरे तो भी उड़ा देते, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 0.11 या 0.12 भी आ जाती ना चलता, 0.2 नहीं ना, इतना नहीं, 0.3 भी नहीं, इतना नहीं, 0.1 के आसपास थोड़ा ज़्यादा भी जा रहा हो ना तो ज़िंदगी आसान करने के लिए उड़ा दो, उसको भी चलेगा। अब आ जाओ इस पर, x भी उड़ा दिया तो ज़रा देखना क्या हुआ, x² इज इक्वल टू 10⁻⁴, तो x की वैल्यू 10⁻⁻² आ गया, y की वैल्यू 10⁻⁷, और z की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो z आ जाएगा 10⁻⁻10 इंटू वाई 10⁻⁷ अपॉन x 10⁻⁻2 10⁻⁻17 -15 है। जो चाहिए सब रेडी है आपके सामने, क्या चाहिए जरा बताना। pH, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, और ध्यान दो x प्लस वाई प्लस जेड है तो y और z तो पहले उड़े बैठे हैं, और x की वैल्यू 10⁻⁻2m है। व्हाट इज pH 2, यही आंसर है। दूसरा H2PO4 माइनस, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस की कंसंट्रेशन है ये रही x माइनस वाई, अच्छा y तो वैसे इग्नोर्ड है तो 10⁻⁻2m ही है ये भी। अच्छा व्हाट इज HPO4 2 माइनस, वो किसके बराबर है, HPO4 2 माइनस ये रहा y माइनस जेड, जेड इग्नोर्ड है तो y की वैल्यू तो पहली आई हुई है 10⁻⁷m। अच्छा अब निकालो फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन PO4 3 माइनस इज इक्वल टू क्या वैल्यू, PO4 3 माइनस की वैल्यू किसके बराबर, ये Z के बराबर, और Z इज इक्वल टू 10⁻⁻15 है। दैट्स इट, ये आंसर है, दैट्स इट। देखो यही आंसर है, आ गए जो पूछा था क्वेश्चन में, वी आर एबल टू कैलकुलेट, वी आर एबल टू कैलकुलेट। तो ये तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, नोट डाउन द क्वेश्चन, और फिर बात करेंगे आखिरी केस, हो गया ये फिनिश हो गया, आखिरी केस लेंगे स्पेशल केस ऑफ H2SO4, इसको नोट करो।
नाउ स्पेशल केस ऑफ H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड है, बट सर H2SO4 तो आपने पहले कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इज एसेंशियली कंप्लीट, पूरा हो जाता है। सेकंड आयोनाइजेशन में थोड़ी दिक्कत है, पूरा नहीं होता, अच्छा खासा ज़्यादा होता है बट पूरा नहीं होता। क्या है पॉइंट मैं बताता हूँ, लिखो स्पेशल केस ऑफ H2SO4। इफ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम H2SO4 को एक स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड मान के चलते हैं। इफ K डेटा इज not mentioned in question, then we treat H2SO4 to be a strong diprotic acid। तो स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड है, ऐसे में फिर क्या बोलते हैं हम, मान लो कोई कह दे 1M H2SO4 है, तो इसका मतलब हम ये निकाल के चलते हैं कि H+ की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 2M। ऐसे केस में इफ डेटा इज नॉट मेंशन बट इन एक्चुअल, वास्तविकता में इन एक्चुअल फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 इज essentially complete, but second ionization is not। हालांकि वो अच्छा खासा हाई होता है सेकेंड आयोनाइजेशन भी, 60-70% आयोनाइज हो जाता है सेकेंड आयोनाइजेशन भी, बट नॉट कंप्लीट। तो एक तरीके से सेकेंड आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं है, सेकेंड आयोनाइजेशन एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, बहुत वीक भी नहीं। तो मान लो ऐसा ले लें, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, मान लो कंसेंट्रेशन C है, पहला आयोनाइजेशन तो कंप्लीट ही हो गया। मान लो कंसेंट्रेशन C 0 0 0 C, बट नहीं, HSO4 माइनस एक बार और टूटता है, बट इस बार पूरा नहीं टूटता, पार्शियल आयोनाइजेशन है, बट सेकेंड आयोनाइजेशन इज नॉट, इनफैक्ट सेकेंड आयोनाइजेशन इज पार्शियल आयोनाइजेशन, सेकेंड ionization is partial, ionization। तो फिर ये HSO4 जो है ये देगा H+ एंड SO4 2-। K1 तो वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज के चलते पूरा ही टूट गया, बट K2 इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक ठाक ज़्यादा है बट बहुत लार्ज नहीं है। तो ये मान लो इसमें से X और खर्च हुआ, X, तो ये X बना, बट H+ तो C यहाँ से आ गया, X यहाँ से, तो X+ C + X। तो टोटल H+ की कंसेंट्रेशन X+ C है और HSO4 C - X बचा है, तो K2 कितना हो गया, H+ X+ C × X अपॉन C - X। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इन X को उड़ा दें, इग्नोर कर दें, ना बिल्कुल नहीं, K2 बहुत स्मॉल नहीं है, K2 ऑफ द ऑर्डर ऑफ K2 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻²। इसका मतलब X को इग्नोर नहीं करते, सॉल्व क्वाड्रेटिक एंड कैलकुलेट X। तो फिर H+ कंसेंट्रेशन तो पता ही है, X अगर आ गया तो क्या X+ C, एक बार H+ आ गया तो pH यू कैन कैलकुलेट। मेरी बात सुनो, मैं क्या बात बोल रहा हूं सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला एनालिसिस लेना है या ऊपर वाला लेना है, कंप्लीट तोड़ना है। अगर क्वेश्चन में K का डेटा नहीं दिया, K2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो फिर तो क्या हमें कोई डेटा थोड़ी याद रखना है, यही काम बचा है क्या डेटा याद करते रहे सारे एसिड्स और बेसिस का, वी कैन नॉट। तो अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ है
तो फिर आप H2SO4 को पूरा तोड़ दो, 1M H2SO4 मतलब 2MH+, फाइन, खत्म बात। बट यदि Ka2 का डेटा दिया हुआ है तो फिर आपका पहला आयोनाइजेशन कंप्लीट मानते हुए सेकेंड आयोनाइजेशन पार्शियल लेना है, पार्शियल में भी अच्छा खासा आयोनाइजेशन होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, x को इग्नोर नहीं करना है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट द pH। ऐसा कोई क्वेश्चन एक आध आपके सामने आए तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व, वरना ज़्यादातर क्वेश्चंस में 100 में से 100 में से 99 क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज द H2SO4 एसेंशियली कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो गाइज ये था पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के 4 पार्ट थे। वो डेफिनेशन छोड़ो, शुरू की pH कैलकुलेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस अब कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। तीसरा पार्ट होता है बफर सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशंस एंड द लास्ट पार्ट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आज ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, pH कैलकुलेशंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दैट्स इट फॉर नाउ।